हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो आप लोगों को ये नोट्स देख के लग रहा होगा कि ये विपिन सर का नोट्स है। बिल्कुल विपिन सर का ही नोट्स है। पर क्या मैं विपिन सर के नोट्स को पढ़ाने वाला हूँ? तो 100% तो नहीं, पर कुछ पार्ट विपिन सर का मैंने लिया है। और कुछ पार्ट देखिए, मैं यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट डिलीवर करने आया हूँ। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का सबसे बेस्ट मतलब मैंने यहाँ पे ऋषभ सर का भी नोट्स यूज किया है जिनसे मैंने खुद पढ़ा था, फिर से विपिन सर का भी नोट्स यूज किया है। दोनों का नोट्स यूज करके एक बेस्ट फोटोसिंथेसिस का नोट्स तैयार किया है। और आज वाला लेक्चर कौन कौन लोग कर सकते हैं? सबसे पहली बार मैं ये सीरीज ही उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो कि टेस्ट से पहले रिवाइज करना चाहते हैं। तो रिवीजन के लिए हो सकता है। फिर से जो ये लेक्चर जो पहली बार कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना फास्ट होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ तो पहली बार वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। जिनको रिवीजन करना है वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सर का नोट्स है, फिर मेरा हैंड रिटन है जो कि मैंने ऋषभ चौबे सर से पढ़ा था। ठीक है। तो इसी तरह करके मैं हर एक पॉइंट को विपिन सर से जो सबसे बेस्ट लगा मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ऋषभ सर से जो सबसे अच्छा लगा वो एक्सट्रैक्ट किया, एनसीईआरटी से जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला वो एक्सट्रैक्ट किया। सबको मैं लाके आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ। तो चलिए फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम कह रहा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हम हायर प्लांट मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जनरली एंजियोस्पर्म का बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि सनलाइट जो है हमारे लिए बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक है। सारी एनर्जी सनलाइट से ही आते हैं। तो सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ऑटोट्रॉफ जिससे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। ठीक है। जिसको हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो डायरेक्ट डिपेंड ऑन प्लांट, यानी ऑटोट्रॉप। और हर्बीवोर्स को खाने वाला कार्निवोर्स। ये नॉर्मल सा है, सबको पता है। अब देखिए, अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के हम लोग फूड बना रहे हैं, यानी ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे जस्ट उल्टा है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिए, पानी रूट से लिए, सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया और फूड बन गया हम लोग का ग्लूकोज, या ऑक्सीजन उसमें से रिलीज हो गया, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो ये बेसिक सा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हो गया। अब एनसीईआरटी कहता है फोटोसिंथेसिस जो है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिजिकली लाइट लीफ पे गिर रहा है, लाइट लीफ पे गिर रहा है, फिर उस लाइट का यूज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए कहा गया फिजिकली लाइट भी गिर रहा है और केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, इसीलिए फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। एंडोथर्मिक है, हीट यूज होता है वेयर लाइट इज इन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जहाँ पे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। ये बेसिस हुआ। अब यहाँ पे हम कुछ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट सब है। स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के कुछ पेज में सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग चीजों के लिए किए हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे ये पता लगाने के लिए कि क्या फोटोसिंथेसिस में लाइट इन्वॉल्व होता है, जिसको कहते हैं वेजिटेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लीफ पे को ढक दिया जाता है। ठीक है। एक लिप को ढक दिया जाता है जहां पे कोई लाइट नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण इस रीजन में लाइट नहीं पहुंच रहा है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ, तो स्टार्च नहीं बनेगा। दूसरे साइड लाइट आ रहा है, गिर रहा है उस पर, तो स्टार्च भी बन रहा है, यानी इस साइड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साइड लाइट नहीं होने के कारण स्टार्च नहीं बना, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये पता लगा कि लाइट होगा तो ही स्टार्च या फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ये लाइट के लिए था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एक जार में एक केओएच का सॉल्यूशन लिया गया और उसमें एक लीफ को डिप कर दिया गया। ठीक है। केओएच जो क्या होता है, CO2 एब्जॉर्बर होता है, जिसके कारण निचले वाले पार्ट पे CO2 नहीं, वहां पे अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अगर जो भी CO2 अवेलेबल था पहले से वो केओएच एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे कोई CO2 नहीं है, जिसके कारण फिर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर CO2 नहीं मिले तो भी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, सनलाइट ना मिले तो भी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, पानी ना मिले तो भी ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लाइट नहीं था तो ग्लूकोज नहीं बना। यहाँ पे अगर CO2 नहीं है नीचे वाले पार्ट में, तो यहाँ पे भी स्टार्च नहीं बनेगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में CO2 अवेलेबल है तो स्टार्च वहां पे बन सकता है। ठीक है। अब आते हैं प्रिस्टले हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वही है जो ऑक्सीजन का डिस्कवर किए थे 1974 में। ठीक है। प्रिस्टले ही ऑक्सीजन का डिस्कवर किए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग को ये तो याद रहता है बेल जार एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये भूल जाते हैं कि डिस्कवर्ड O2 इन 1774। ठीक है। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या था, आप एनसीईआरटी के पिक्चर में देख रहे हो, देख अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते होंगे। बहुत सिंपल सा है कि अगर एक बेल जार के अंदर एक माउस यानी चूहा और एक कैंडल को रख दिया गया,
तो दोनों सफोकेट होके मर जाते हैं, ठीक है। बेल जार के अंदर माउस रख दिया जाए तो सफोकेट होके मर जाएगा। फिर से बेल जार के अंदर अगर बर्निंग कैंडल रख दिया जाए तो वो भी ऑक्सीजन के सप्लाई नहीं मिलने के कारण एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन वही बेल जार के अंदर अगर कैंडल, चूहा और साथ में एक मिंट प्लांट को भी डाल दिया जाए, ठीक है, एक मिंट प्लांट को भी डाल दिया जाए, तो वहां पे सब कुछ इक्विलिब्रियम पे था। किसी कैंडल भी जल रहा था, चूहा भी नहीं मरा, प्लांट भी वैसा का वैसा रहा। तो वो कहते हैं कि उनके लिए एक वो कहते हैं कि प्लांट जो है रिस्टोर कर दिया एयर, जो कि कैंडल और माइस उसको यूज कर जा रहे थे या फिर डैमेज कर दे रहे थे। उस जो भी था पहले वो ऑक्सीजन उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया बाद में। तो वो कहते हैं कि कुछ तो ऐसा था जो प्लांट उसको रिस्टोर कर दे रहा है। एनसीईआरटी में ऐसा ही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लांट उसको रिस्टोर कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का डिस्कवर बाद में यही जाके किए थे, ठीक है। तो इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि एक प्लांट लिए हाइड्रिला, जिसको हम लोग लाइट में डालें और केप्ट हाइड्रिला इन लाइट, तो O2 बबल्स सीन, हम लोग को O2 का बबल्स यानी ऑक्सीजन का बबल्स देखने को मिला, ठीक है। हाइड्रिला को क्या किए, एक वाटर का प्लांट है, ठीक है, हाइड्रिला। तो उसको पानी के अंदर डाले और पानी के सरफेस पे डाले, कम से कम कि लाइट उस तक पहुंच रहा हो। तो अगर वो पानी में है तो और लाइट उस पे पहुंच रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो पानी के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो वो बबल्स के रूप में हम लोग को दिखेंगे। लेकिन वही अगर उसके ऊपर ढक दिया जाए, हाइड्रिला जो कि पानी में है उसको ढक दिया जाए, तो लाइट नहीं पहुंचेगा डार्क के कारण और O2 बबल नहीं सीन दिखेगा। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन लाइट ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। वॉनसैक, जूलियस वॉनसैक ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि प्लांट जो है ग्लूकोज को स्टार्च की तरह यूज करता है, और कोई ग्रीन सब्सटेंस है जो कि एक स्पेशल बॉडी में रहता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ग्रीन सब्सटेंस जो था बाद में क्लोरोफिल डिस्कवर हुआ, जो स्पेशल बॉडी था वो क्लोरोप्लास्ट था जो कि बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। और ग्लूकोज एज ए स्टार्च स्टोर होता है प्लांट में, ये इन्होंने बताया था। विपिन सर ने एक ट्रिक भी बताया था कि सैक, जैसे सैक मतलब बोरा, आप समझ सकते हैं। तो बोरा में अगर चीनी रखा हुआ है, स्टार्च रखा हुआ है, तो इस तरीके से वो स्टार्च के बारे में बताया था, ठीक है, और क्लोरोफिल के भी बारे में बताते हैं। अब एंगलमैन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इन्होंने सोचा कि क्या लाइट पड़ने से फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन क्या अलग अलग प्लांट, अगर प्लांट के अलग अलग पार्ट पे हम लोग अलग अलग कलर के लाइट डालें, किसी पार्ट पे ग्रीन डालें, किसी पार्ट पे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग टाइप का लाइट डालें, तो क्या उसके फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या फोटोसिंथेसिस कहीं पे फास्ट होगा या कहीं नहीं होगा? तो व्हाइट लाइट को उन्होंने विबग्योर में तोड़ा और क्लैडोफोरा को एक स्लैब सीट पे लगा के रखा जहां पे लाइट पड़ेगा, ठीक है। क्लेरोफोरा क्या एरोबिक बैक्टीरिया है, जहां पे अलग अलग टाइप के लाइट यहाँ पे विबग्योर करके पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि क्लैडोफोरा जहाँ क्लैडोफोरा का वो पार्ट जहाँ पे रेड लाइट जा रहा था, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया का, ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, वहां पे फूड बनेगा, ठीक है। क्लैडोफोरा क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, तो वहां पे बैक्टीरिया का झुंड लगेगा। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया का झुंड रेड वाले लाइट के सामने और ब्लू वाले लाइट के सामने हुआ था, ठीक है। ब्लू वाले लाइट और रेड वाले लाइट के सामने सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे जन्म लिया था, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है तो वहां पे स्टार्च या फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा बना होगा, ग्लूकोज वहां पे सबसे ज्यादा बना हुआ होगा। इसीलिए इससे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट था, इसको देखिए एंगलमैन ये जो ये काम किए कि ब्लू और रेड पे ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने बोला एंगलमैन मेड फर्स्ट एक्शन एक्सपेक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन एक्सपेक्टर मतलब क्या हुआ, एक्शन मतलब काम करने की, अगर फोटोसिंथेसिस के काम करने की को क्या हम लोग कह सकते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखा गया ब्लू और रेड, यहाँ पे आगे हम लोग को एक ग्राफ भी मिलेगा जो कि अभी हम बस, ये एक्शन एक्सपेक्ट्रा कहने का मतलब क्या हुआ, एक्शन एक्सपेक्ट्रा और फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो उसको एक्शन एक्सपेक्ट्रा कहेंगे। जो कि क्या देखने को मिला हम लोग को, ब्लू और रेड के सामने सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ था, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो ये ब्लू वाले एरिया है, ठीक है, जिसका नैनो वेवलेंथ 400 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। ये 700 से हल्का सा कम होता है रेड का, ठीक है, 680 के अप्रोक्स। तो ये ब्लू वाला और ये रेड वाला, ठीक है, इस जगह पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एक बार टाइप ऑफ, ये ग्राफ पे आ गए हैं तो टाइप ऑफ पिगमेंट भी पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट, 4 टाइप के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। एनसीईआरटी में इसका कलर दिया हुआ है। कलर को आप याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, हिंदी में आप इसको रट सकते हैं। सबसे पहले ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, ए बी ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्लोरोफिल ए का नीला हरा, बी का पीला हरा हरा, ज़ैंथोफिल का पीला, और कैरोटीनॉइड का पीला से नारंगी। कैरोटीनॉइड तो आसान है याद रखना, कैरोट मतलब कैरोटीनॉइड से कैरोट याद रख सकते हैं, जो पीला से ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का होता है। ये तीनों में कंफ्यूजन होगा। ए नीला हरा, बी पीला हरा, हरा दोनों में कॉमन है, और लास्ट में ज़ैंथोफिल पीला। ये आप एक दो बार बोलिएगा तो हिंदी में ज्यादा आसान रहता है याद करने का। पिगमेंट का डिफिनेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है अपने अपने स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, ठीक है। जिसका यहाँ पे एक मस्त बहुत सही यहाँ पे एक एनसीईआरटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ को आप लोग कैसे देख सकते हैं, देखिए इस ग्राफ में जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला, ये क्लोरोफिल ए, ये जो ग्रीन वाला है ये है क्लोरोफिल बी, और जो येलो वाला है ये है कैरोटीनॉइड। ये बताया जा रहा है कि इस नैनो वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल लाइट जो है इस नैनोमीटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी किस नैनोमीटर के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इस वेवलेंथ के, ठीक है। और फिर से ये अपना लास्ट क्या है, कैरोटीनॉइड। ये कैरोटीनॉइड भी अप्रोक्स इसी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए एक रेड वाले एरिया में भी सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। रेड वाले एरिया में जो वेवलेंथ का लाइट है उसका भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिगमेंट का डिफिनेशन ही यही लिखा हुआ था कि पिगमेंट वह सब्सटेंस है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अपना, सारे पिगमेंट का अपना अपना वेवलेंथ है, उसी वेवलेंथ का लाइट अगर मिलेगा तो एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आप देख सकते हैं ये ब्लू वाले रीजन में भी हाई हो रहा है और रेड वाले रीजन में भी हाई हो रहा है। तो जब इसको फोटोसिंथेसिस के रेट से के ग्राफ से ओवरलैप किया गया तो देखा गया जिस जिस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ज्यादा, जिस जिस वेवलेंथ का लाइट क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, उसी टाइम पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो जैसे इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या क्लोरोफिल ए बी जब पीक पकड़ रहा है तो क्या उस वक्त फोटोसिंथेसिस का रेट पीक पकड़ रहा है, नहीं। यानी यहां से हम लोग देख सकते हैं कि क्लोरोफिल जहां जहां पीक पकड़ रहा है वहीं वहीं फोटोसिंथेसिस भी पीक पकड़ रहा है, यानी क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एंड रेस्ट आर एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए यहाँ पे चीफ पिगमेंट है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। और अलग अलग पिगमेंट, अलग अलग एसेसरी पिगमेंट क्या है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से। एसेसरी पिगमेंट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से क्लोरोफिल ए को बचाता भी है, ये हम लोग आगे देखेंगे। जब हम लोग फोटो सिस्टम ये पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बचाता है, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट रह गया था, जैसे वैन नील्स का एक्सपेरिमेंट। वैन नील का एक्सपेरिमेंट से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, नील मतलब नीला पानी, ठीक है, नीला पानी। तो ये बताए थे कि O2 जो रिलीज होता है वो वाटर से रिलीज होता है, ठीक है। ये किस पे काम किया था, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया पे काम किए थे, ठीक है। और इनको पता लगाना था कि जो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और पानी में भी ऑक्सीजन है, ठीक है। पानी में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, तो उनको ये पता लगाना था कि ये ऑक्सीजन रिलीज आखिर कहाँ से हो रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये सल्फर बैक्टीरिया जो लिया था, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस सल्फर, इसको सल्फर बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और H2S के साथ, ठीक है। तो वहां पे सल्फर गैस रिलीज होता है, ठीक है। यानी इससे ये पता लग गया कि जो हाइड्रोजन यानी H2S के साथ जो भी था वो यहाँ पे रिलीज हुआ है, यानी वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे रिलीज हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन का डोनर हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी था, ऑक्सीजन भी, वाटर भी था, ठीक है। तुम लोग को पता लगाना था कि आखिर ये ऑक्सीजन किससे रिलीज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग सल्फर बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट किए। सल्फर बैक्टीरिया के साथ जब एक्सपेरिमेंट किए तो वहां पे सल्फर रिलीज हुआ, यानी हम लोग को पता चल गया जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो पानी से रिलीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किए थे O18, और ये O16 नॉर्मल होता है, O18 आइसोटोप हुआ, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आइसोटोप वाला ही रिलीज हुआ था। तो अलग अलग साइंटिस्ट भी इसका एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो ये सारा कहानी हो गया, लेकिन आपको याद क्या रखना है, नील का जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है पानी से रिलीज होता है,
ठीक है। ये कैरेट जितना भी पिगमेंट है इनका कलर, इसका डिफिनीशन, ठीक है। फिर से और देखा जाए तो यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए कहाँ कब कब पक रहा है, यानी ग्राफ का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर ए है, फिर जैंथोफिल है जो एकदम बेस से स्टार्ट हो रहा है वो बी है। सबसे ऊपर जो है, ऊपर से जो स्टार्ट हो रहा है वो ए है, बीच वाला बी कैरोटिनॉइड और सबसे लास्ट वाला बी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पीक कब कब पकड़ रहा था, जब जब क्लोरोफिल ए ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, तब तभी फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा था। इसीलिए क्लोरोफिल ए चीप पिगमेंट है, ठीक है। इंजन एंजलमैन क्या उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एक्सन एक्सपेक्टर बनाया था क्लैडोफोरा को यूज करके, ठीक है। सैक साहब क्या दिए थे, स्टार्च दिए थे। इंजन हाउस बताए थे कि लाइट में ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये इसी तरीके से सारे ये एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए। फिर अब आते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। ये ग्रीन प्लांट जो है मीसोफिल सेल्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे एनाटॉमी में। ग्रीन प्लांट के पास मीसोफिल सेल होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इन ग्रेना में एन एटीपी एनएडीएच फॉर्म करता है, और ये डार्क रिएक्शन होता है, फिर से CO2 फिक्स होता है। ये नॉर्मल सा कहानी है जो कि अब हम आपको, ये वाला पार्ट आप लोग विपिन सर से नहीं पढ़िए क्योंकि इसको हम अच्छे से जा रहे हैं अब एक्सप्लेन करने, ठीक है, अपने नोट्स के थ्रू, ठीक है। ये जितना भी एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट था आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये जितना एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है आप यहाँ से कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे। जैसे कि आप लोग को पता है, लाइट एनर्जी का यूज करके हम लोग केमिकल एनर्जी जो कि ग्लूकोज के बॉन्ड्स में स्टोर करेंगे, और उसको हम लोग यूज करते हैं। हम लोग चूंकि सनलाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए केमिकल एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज करके अपने अंदर एनर्जी लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब लीफ जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस सारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, एक थैलाक्वाइड होता है जो कि ऐसे अरेंज्ड होता है, और ये ग्रुप ऑफ थैलोइड को ग्रेना कहते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। ये थैलाक्वाइड हुआ, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड ग्रेना हुआ, ठीक है। ये भी एक ग्रेना हुआ, जो दो ग्रेना को जोड़ रहा हो वो स्ट्रोमा लैमिला ही हुआ, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट से के पास दो मेम्ब्रेन होता है, फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड मेम्ब्रेन। कहने को कहा जाता है थैलाक्वाइड भी एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। और ये वही बात है कि दो दो ग्रेना को जोड़ रहा है वो स्ट्रोमा लैमिला हुआ, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस में भी दो वर्ड है सर, यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि फोटो मतलब लाइट होता है, फोटोन से वर्ड आया, यानी फोटो मतलब लाइट रिएक्शन, सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। यहाँ पे एक तरीके से डिफिनेशन बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सर एक क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि फोटो और सिंथेसिस दो वर्ड है, लाइट और मैन्युफैक्चर। और क्लोरोप्लास्ट में भी दो पार्ट है, एक ग्रेना जो कि थैलाक्वाइड भी कह सकते हैं, और एक स्ट्रोमा, यानी बहुत सारे थैलाक्वाइड मिलकर जो ग्रेना हुआ, और एक स्ट्रोमा, दो पार्ट है। और फोटोसिंथेसिस में सबस्ट्रेट भी दो चाहिए, सब कुछ दो चाहिए। तो फोटो वाला यानी जो लाइट वाला जो रिएक्शन है वो ग्रेना यानी थैलाक्वाइड में होगा, जिसमें पानी वाला सबस्ट्रेट जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, एक क्रोनोलॉजी बस समझा रहे हैं कि पानी वाला जो सबस्ट्रेट होगा वो जाएगा सबसे पहले थैलाक्वाइड में, जहां पे लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। सिंथेसिस वाला पार्ट जो है वो स्ट्रोमा में होगा, जहां पे कौन सा सबस्ट्रेट जाएगा, तो CO2 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं केल्विन साइकिल नेवर अकर ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब अभी हम लोग सब पढ़ेंगे कि केल्विन साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे सर बोल रहे थे कि केल्विन साइकिल नेवर अकर ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज केल्विन साइकिल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यहाँ जो लाइट रिएक्शन अभी होने वाला है उसके प्रोडक्ट पे केल्विन साइकिल डिपेंड करता है, और केल्विन साइकिल का जो एंजाइम है वो सनलाइट के द्वारा इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड किया जाता है। आप लोग को पता ही होता है कि एंजाइम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम टूट जाता है, डिनेचर्ड हो जाता है, और अगर कम टेम्परेचर कर दीजिएगा तो वो काम करना बंद कर देता है। तो चूंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए एंजाइम, और केल्विन साइकिल में बहुत सारा एंजाइम होता है, तो केल्विन साइकिल इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय सनलाइट, यानी वो टेम्परेचर पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पे ये सिंथेसिस फेज जिसको केल्विन साइकिल जो कि सिंथेसिस फेज भी कहेंगे, यानी डार्क रिएक्शन भी कहेंगे। अब हम लोग सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी ये एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा था। एक और इंट्रोडक्शन में पार्ट में ये है कि प्लांट में एक NADP प्लस करके कंपाउंड होता है जो कि हाइड्रोजन का कैरियर बोल सकते हैं आप, हाइड्रोजन का कैरियर है, जो कि H2 H2 को हम लोग H प्लस और H माइनस में तोड़ सकते हैं, तो NADP इसको कैरी करता है, ठीक है। और कैरी कैसे करेगा,
H2 जब टूट के इसमें आ जाएगा तो NADPH प्लस H प्लस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, और ऐसे ही जहां जहां हाइड्रोजन का काम होता है ये NADP हाइड्रोजन को ट्रेवल करवाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए सनलाइट के थ्रू जो लाइट आता है, एकदम बेसिक बेसिक अभी पार्ट सब चल रहा है। ठीक है, सनलाइट के थ्रू जो लाइट आता है वो विबग्योर में टूटता है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है, और इसी बीच में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, यानी 400 से 700 नैनोमीटर के ही बीच में फोटोसिंथेसिस होता है, उसके आगे का या उससे पहले का लाइट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, जो भी फोटोसिंथेसिस होता है ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बीच में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब देखिए विबग्योर 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, PAR। ठीक है, इतना ही लाइट को जो कि विजिबल रेज है, इसी को फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इसी बीच में फोटोसिंथेसिस होता है, इसकी इधर उधर में नहीं होगा। अब एक और रिलेशन यहाँ पे आप जान लीजिए, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, E इक्वल टू HC बाई लेमडा। अगर लेमडा और E जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटता है, यानी वेवलेंथ बढ़ने पे एनर्जी घटेगा। ठीक है, अब आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस अब स्टार्ट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला जो फोटो का मतलब था वो लाइट था, और हम लोग सबसे पहले फोटो मतलब फोटोन समझ सकते हैं, फोटोन से मतलब क्या, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, जो कि फोटो सिस्टम में होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले वो फोटो सिस्टम में होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होता है वो फोटो सिस्टम में होता है। लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटो केमिकल फेज भी कह सकते हैं, लाइट केमिकल रिएक्शन को फोटो केमिकल फेज भी कह सकते हैं। लाइट रिएक्शन इंक्लूड करता है लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, H2O स्प्लिटिंग, वाटर सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, ATP और NADPH। ये क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बाद में, और ATP तो खुद एनर्जी है, तो ये हाई एनर्जी इंटरमीडिएट हुआ। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होता है, फिर पानी टूटता है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, और फिर से हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, यानी 4 चीज होता है लाइट रिएक्शन में। इन चारों चीज को कंपाइल करके हम लोग लाइट रिएक्शन या फोटो केमिकल फेज भी कहते हैं। ये होता कहाँ है, तो फोटो सिस्टम में। और फोटो सिस्टम का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। फोटो सिस्टम जो क्या होता है, जो कि थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। अगर ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर एम्बेडेड होगा, आउटर से इनसाइड के रूप में। अगर ये थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अगर थैलाक्वाइड है तो इसके अंदर ही मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है क्या, ये फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम जो है, फोटो सिस्टम के साइड साइड में जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी इसको एंटीना भी कह सकते हैं। यानी समझ सकते हैं एंटीना की, हमारे पहले टाइम में एंटीना क्या काम करता था, लाइट को यानी सिग्नल्स को कलेक्ट करता था। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग का कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, लाइट को कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये लाइट को कलेक्ट करेगा, और रिएक्शन सेंटर यहाँ पे होता है, रिएक्शन सेंटर, और यहाँ पे होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी एंटीना क्या करेगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एक दूसरे में ट्रांसफर करते करते रिएक्शन सेंटर के पास भेजेगा। ठीक है, एक दूसरे में ट्रांसफर करते करते रिएक्शन सेंटर में भेज देगा क्या, एनर्जी। ठीक है, यानी लाइट एनर्जी को भेज देगा। तो यहाँ पे काम क्या हुआ, लाइट LHC का, जो कि एनर्जी को यहाँ से रिएक्शन सेंटर में ट्रांसमिट करना, यही इसका काम हुआ। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ठीक है, और वो प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है LHC में, यानी ग्रीन ये वाले पार्ट में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी, और इसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन से बाउंड होते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट क्या क्या हुआ, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, जो कि प्रोटीन से बाइंड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर रिएक्शन सेंटर में जो होता है, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म रिएक्शन सेंटर। सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, सिर्फ बात नहीं है इसकी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल सिर्फ सिर्फ क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट ये याद रखिएगा कि आप एनसीईआरटी का लाइन, क्योंकि ये लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फॉर्म रिएक्शन सेंटर, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, रिएक्शन सेंटर क्या बनाता है, तो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, ऊपर क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका काम हम लोग को आगे पता चलेगा। अब फोटो सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये दोनों भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई है। तो अगर आप इनको, अगर जिसका पहले डिस्कवर हुआ, ठीक है, उसका नाम पहले दिया गया। ठीक है, तो पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया फोटो सिस्टम 1। बाद में एक और फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ,
तो उसको फोटो सिस्टम 2 नाम दे दिया गया, ठीक है, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो दो टाइप का फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। आप हमेशा याद रखिएगा, अपने माइंड में जो इमेज भी बनाइएगा ऐसे ही बनाइएगा, तो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये पहले ही डिस्कवर हो गया था, ठीक है। अब इसको, ये दो टाइप का फोटो सिस्टम है, ये किस बेसिस पे बांटा गया है, तो ये इस बेसिस पे बांटा गया है कि ये फोटो सिस्टम 2 जो है 680 नैनोमीटर यानी रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 जो है ये फार रेड यानी 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये दो टाइप का फोटो सिस्टम हुआ, ये किस बेसिस पे, तो किस वेवलेंथ का ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 का जो देख रहे हैं आप, लेमडा यानी वेवलेंथ कम है तो ये एनर्जी हाई होगा, ठीक है। और फोटो सिस्टम 1 का देख रहे हैं लेमडा आपका ज्यादा है, यानी ये 670 80 है, ये 700 है, तो इसका लेमडा ज्यादा है तो इसका एनर्जी कम होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाद में जो जन्म लेता है हम लोग के घर में, हम लोग का जो भाई होता है जो बाद में आता है उसको, ये देखिए ये पहले डिस्कवर हो गया था तो फोटो सिस्टम 1, जो बाद में आया उसको फोटो सिस्टम 2, यानी बाद में जो आया वो छोटा भाई होता है, छोटा भाई का एनर्जी ज्यादा होता है, बहुत सारा उछल कूद करता है। तो आप लोग याद रखते हैं फोटो सिस्टम 2 जो कि बाद में है उसका एनर्जी ज्यादा है, तो वो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, 680 वेवलेंथ को ही, सॉरी 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये इसका एनर्जी कम होता है क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ को स्टोर करता है, ठीक है। दोनों के रिएक्शन सेंटर को नाम अलग अलग दे दिया गया है, P680 और P700। ये P680 P700 ये क्या है, कुछ नहीं है, दोनों के क्लोरोफिल ए का नाम है। जो ये क्लोरोफिल ए का नाम P680 क्यों पड़ा, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर पे काम करता है। ये 700 इसका नाम क्यों पड़ा इस क्लोरोफिल ए का, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर पे काम करता है। ये लाइन आगे पेज में मैंने लिखा है, ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एंड PS2 बिहेविंग डिफरेंट, ये दोनों रिएक्शन सेंटर अलग अलग क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखते हैं, सन से लाइट आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक से दूसरे में, एक से दूसरे में, एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और क्लोरोफिल ए के पास जा रहा है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए यही रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पे ये मैंने गलती से लिख दिया है, इसको आप लोग, ठीक है, ये क्लोरोफिल ए जो है यही रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। और ऊपर क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये क्या है, एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे को, और क्लोरोफिल ए को दे रहा है, ठीक है, इनटू रिएक्शन सेंटर के पास ये क्लोरोफिल ए दे रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है रिएक्शन सेंटर को, ये रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर क्लोरोफिल ए को मिलता तो हो सकता है वो डैमेज हो सकता था, और क्लोरोफिल ए ही यानी रिएक्शन सेंटर ही अगर डैमेज कर जाएगा तो कैसे होगा फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए एक पिगमेंट दूसरे को पिगमेंट को देता है, एनर्जी ट्रांसफर करते करते मिलता है, ताकि उसका फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो। और ये कैसे होता है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलएचसी है, जैसे ये एक चार मॉलिक्यूल, यहाँ से चार मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस पे एनर्जी पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और पता है इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, फिर एक्साइट किया, डी एक्साइट किया, एनर्जी रिलीज हुआ, करते करते क्लोरोफिल ए के बगल वाला जो मॉलिक्यूल जब डी एक्साइट करता है और जो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए भी अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर फेंकता है, यानी एक्साइट करता है, लेकिन ऊपर जो है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है, अ, जो कि इसका इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है, यानी सारा ऊपर भेज रहा था और वापस से एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन क्लोरोफिल ए जब अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट किया तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां पे बैठा हुआ था जो कि उसको पकड़ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं ये फोटो PS2 में क्या है, 680 नैनोमीटर का है, ठीक है, 680 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि P60 P680 एंड P700 इज जस्ट अ नेम ऑफ क्लोरोफिल ए वर्किंग ऑन 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, ठीक है। इस पे फार रेड लाइट, सॉरी रेड लाइट पड़ा 680 नैनोमीटर का, ये क्लोरोफिल ए अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दिया, और ये खुद में P680 में कन्वर्ट हो गया। ये मोस्ट पावरफुल बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्लैनेट है, ठीक है। ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडेशन इज क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन ऑयल आप टिक पढ़े होंगे, OIL, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी में से किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करा सकता है, यानी ये किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है। ये नाम आप लोग पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। फ्यूफाइटिन, वो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और PS2 को फ्यूफाइटिन कहा जाता है, और PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को FeS सेंटर, आयरन सल्फर सेंटर कहा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे P680 मोस्ट पावरफुल बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सेम कहानी यहाँ भी, इसके पास भी इसका भी इलेक्ट्रॉन ऊपर डी एक्साइड करेगा लाइट पड़ेगा तो, और इसका भी प्राइमरी सेंटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और P700 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, जब ये ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऊपर फेंका और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और ये कन्वर्ट हो गया 680 प्लस में, तो ये इतना ऑक्सीडाइजिंग मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसके कारण ये पानी में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है, पानी में से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। और यही वो कारण है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैसिलिटी, सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा प्रिविलेज जो प्लांट के पास है वो यही है कि वो पानी में से इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। यही तो सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है प्लांट और फोटोसिंथेसिस करके। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और बात लिखा हुआ था कि फोटोसिंथेसिस दो मेन चीज करता है, ठीक है। एक तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, दूसरा इकलौता सोर्स है हम लोग के लिए फूड का लाइट से ही तो प्लांट खाना बना रहा है, और प्लांट को हम लोग खा रहे हैं या फिर चिकन भी खा रहे हैं, तो चिकन किसी ना किसी तरह फूड चेन से जुड़ा ही हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस जो है फूड और ऑक्सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया और खुद फिर 680 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये उतना, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था, ये उस लेवल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था जिसके कारण ये उस पानी में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो कि इसका इलेक्ट्रॉन को कैच किया था 680 वाले का इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इसके पास इलेक्ट्रॉन भेज देगा, ठीक है। अब देखिए PS2 क्या कर रहा है, PS2 ही क्या कर रहा है, जिसके पास मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है पानी से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर ले रहा है जिसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन आयन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 680 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, उसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और फिर ये पानी से इलेक्ट्रॉन लेके वापस से कन्वर्ट हो गया 680 में, फिर एक्साइट किया, फिर पानी से लेके कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, फिर इसके पास दोनों है। यानी इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वाटर जो है कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है फॉर फोटोसिस्टम 2 के लिए जो इलेक्ट्रॉन लगातार कौन दे रहा है? वाटर दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, ठीक है। फ्यू फाइटिंग याद रखने के लिए रख सकते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो प्लास्टोक्विनोन के थ्रू साइटोक्रोम B6F के थ्रू, प्लास्टोसाइनिन के थ्रू P700 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन भेजता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये P700 के पास इलेक्ट्रॉन ये प्लास्टोसाइनिन के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन लेके वापस से ये अपना एक्साइट कर दे रहा है और ये P700 प्लस वापस से P700 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर रिलीज हो रहा है, वही सेम चीज को वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग अगर पढ़े होइएगा तो सही है रेस्पिरेशन चैप्टर, नहीं तो ये रेस्पिरेशन का बात दिया हुआ है, इसको भी आप लोग, वहां पे यूवी क्विनोन होता है, आप लोग यहाँ पे अगर नहीं पढ़े होंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। इस पे भी आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए फ्यू फाइटिन जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 का, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है प्लास्टोक्विनोन के थ्रू। ये प्लास्टोक्विनोन, इसको क्वीन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि प्लास्टोक्विनोन जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर यानी H एक्सेप्टर है, सो ई कैन, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसको दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं कैरी करेगा क्योंकि ये H एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा स्ट्रोमा से, यानी आप अभी देखिएगा मेम्ब्रेन का पूरा पार्ट देखिएगा कि कैसे कैसे मेम्ब्रेन कहाँ पे एक्चुअल लोकेशन, आप लोग अभी अगले इमेज में आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये हाइड्रोजन, सो इट कैन रिमूव हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन ले लिया, फ्यूफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो आप ये आराम से H एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अलोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हाइड्रोजन लेके प्लास्टोक्विनोन इज H एक्सेप्टर, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये फ्यूफाइटिन इलेक्ट्रॉन दे दिया, स्ट्रोमा से आ गया H प्लस, तो ये H एक्सेप्टर था प्लास्टोक्विनोन, तो ये H फिर आगे भी ट्रांसफर कर दिया, फिर B6F जो है साइटोक्रोम B6F जो है साइटोक्रोम B6F, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वापस ये प्लास्टोसाइनिन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को डंप कर देगा कहाँ पे, ल्यूमेन में। ये सब किस में हो रहा है, देखिए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के में हो रहा है, ठीक है।
तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, लेकिन थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, ल्यूमेन होगा, ठीक है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को ल्यूमेन कहा जाता है, और थैलाकोइड के बाहर जो है स्ट्रोमा जो कि आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एच जो आया इसके पास साइटोक्रोम B6F के पास, लेकिन प्लास्टोसाइनिन जो है पीसी, इसको हम लोग पीसी कहेंगे शॉर्टकट में, ठीक है, वो ये फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये H प्लस को क्या करेगा, ल्यूमेन में डंप कर देगा और इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा, और जो P700 प्लस है वापस से P700 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब P700 जब अपना इलेक्ट्रॉन FES सेंटर के पास भेजेगा, तो ये जो है ये फेरिडॉक्सिन को भेज देगा, ठीक है, फेरिडॉक्सिन को भेज देगा, ठीक है, और फेरिडॉक्सिन वो अपना इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज को भेज देगा, और इस दोनों के बीच में भी एक और एंजाइम आता है, ठीक है, अभी आप लोग आगे वाले स्लाइड में देखिएगा एक और एंजाइम आता है, ठीक है। तो ये मतलब ये देख रहे हैं जिगजैग 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 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और NADP रिडक्टेज क्या करेगा, उसके पास NADP रिडक्टेज क्या है, ये भी H एक्सेप्टर है, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, जिसके कारण फेरिडॉक्सिन जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाइड्रोजन वापस से एस्ट्रोमा में ही है, ठीक है, एस्ट्रोमा में ही है, तो ये NADP प्लस H प्लस हो जाएगा, यानी ये भी एक H प्लस एस्ट्रोमा में से निकाल देगा, ठीक है। तो अब ये सारे का लोकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पिक्चर जो सबसे मेन पिक्चर है जो आप लोग को पूरा एकदम समझाएगा, ठीक है, वो ठीक है, हाँ अब आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ। तो ये क्या है, अपना क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, थैलाकोइड है, ठीक है, थैलाकोइड पे ये क्या लगा हुआ है, ये फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 1, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 1 और ये फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 के ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि फ्यूफाइटिन है, ये जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लोकेटेड आउटर मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जो बाइलिपिड का बना होता है, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में करके दिखाया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सॉरी, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये क्या आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन का इंपॉर्टेंट हुआ था, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन ल्यूमेन, ये थैलाकोइड के अंदर को ल्यूमेन कहा जाता है, ल्यूमेन में प्रेजेंट है। PS2 जब अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज रहा है FES सेंटर अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो वो फेरिडॉक्सिन के पास भेजेगा, ठीक है, फेरिडॉक्सिन फिर NADP रिडक्टेज के पास भेजेगा, किसके थ्रू, यहाँ पे देखिएगा NADP रिडक्टेज के पास भेजेगा FNR, फेरिडॉक्सिन NADP ऑक्सीडो रिडक्स, FNR नॉर्मली आप याद रख सकते हैं, FNR के थ्रू, ठीक है, फेरिडॉक्सिन FNR के थ्रू NADP रिडक्टेज के पास इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो है नहीं, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो ये स्टोमा में से वापस से एक H ले लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और NADP प्लस को NADP रिडक्टेज NADPH प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपना आप लोग प्लास्टोसाइनिन सॉरी प्लास्टोक्विनोन जो थी, प्लास्टोक्विनोन भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर थी, तो ये भी स्ट्रोमा में से ही H ले रही थी, ठीक है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो कि आपके माइंड में एक तरीके से इमेज को पूरा बैठा देता है, ठीक है। वापस से हम इसको रोटेट कर लेते हैं, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब देखिए ये 680 में कन्वर्ट होकर वाटर से इलेक्ट्रॉन लेके वापस से अपना कन्वर्ट हो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास गया, या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो ये देखिए बाहर स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में से H प्लस को ले लिया, ठीक है। फिर साइटोक्रोम B6F जो है वो H प्लस H को एक्सेप्ट किया, लेकिन आगे वाला फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो H प्लस को अंदर ल्यूमेन में डंप कर दिया और इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, और ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया PS1 के पास, और PS1 वापस से फेरोडॉक्सिन के पास भेजा, और फेरोडॉक्सिन FNR के थ्रू NADP रिडक्टेज को भेज दिया, H प्लस इसके पास मिला, और NADP प्लस से NADPH प्लस में कन्वर्ट हो गया, जैसे इसको हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। अब देखिए ल्यूमेन में क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा से भी H प्लस आ जा रहा है, ठीक है, और स्ट्रोमा से H प्लस इसके पास आ रहा है और फिर अंदर डंप हो जा रहा है, तो ल्यूमेन में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी pH घटता जाएगा, यानी एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। और बाहर में क्या है, स्टोमा में से H प्लस को अंदर लिया जा रहा है, ठीक है, फिर से NADP रिडक्टेज भी एक हाइड्रोजन को ले ले रहा है, तो अंदर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन घटता जा रहा है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन घटता जा रहा है। अब ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी है, का ही एक पार्ट है कि 4 हाइड्रोजन मिलके एक एटीपी बनाता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास करता है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, इसको F नॉट कहा जाता है, मैंने यहाँ पे लिखना, तो मैं ये लिखना भूल गया था, ठीक है,
ये इस पार्ट को F0 कहा जाता है, इस पार्ट को F1 कहा जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू F0 और F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक है, अगर 4 हाइड्रोजन पास करेगा तो एक एटीपी बनेगा। और एटीपी कैसे बनता है, एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर एटीपी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फेरिडॉक्सिन और एनएडीपी रिडक्टेज के बीच में एफएनआर आता है जो कि इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिडक्शन करा रहा है। यानी फेरिडॉक्सिन और एनएडीपी ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका फुल फॉर्म यही हुआ, ठीक है। एक को ऑक्सीडाइज, एक को रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। अब ये देखिए जेड स्कीम या फिर नॉन साइक्लिक फोटोडाइलेशन किसको कहा जाता है, ठीक है। बस इस यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था, अब बहुत फास्ट होगा, ठीक है। तो PS2 से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर से PS1 के पास आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेजा PS1, फिर से फेरिडॉक्सिन और FNR फिर से NADP रिडक्टेज के थ्रू नीचे आ गया। तो ये जेड स्कीम हुआ और यही इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने का काम करता है। यही इलेक्ट्रॉन का इतना मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसमें पूरा इनर्जाइज्ड ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी। अब देखिए सिर्फ फार रेड लाइट प्रेजेंट है, सिर्फ फार रेड, ठीक है, यानी 680 नहीं प्रेजेंट है, फार रेड यानी 700 नैनोमीटर ही प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा, यानी जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में होता है, सिर्फ PS1 ही काम करेगा, ठीक है, सिर्फ PS1 ही काम करेगा। और PS1 कैसे काम करेगा, तो ये अपना इसके पास एनर्जी आएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना भेजेगा, फिर इसका FES सेंटर जो है फेरिडॉक्सिन के पास भेजेगा। और फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, FNR के थ्रू इस साइड ना भेज के वापस से किस साइड भेज देगा, ये प्लास्टोक्विनोन के पास, ये फिर से H+ ले लेगी, ये ऐसा ऐसा वापस से साइकिल, ये फिर से H+ अंदर डंप हो जाएगा और ये वापस से ये एटीपी सिंथेसिस इसको कहा जाता है, इसके थ्रू एटीपी बना देगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वापस से प्लास्टोसाइनिन के थ्रू होते हुए ये आ जाएगा किसके पास, P700 के पास, ठीक है। और P700 प्लस P700 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखिए ये हुआ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन हुआ, कंबाइन करके ये गिराना हुआ। तो ये देखिएगा PS1 यानी जो बड़ा भाई है, याद रखिएगा ये अप्रेस्ड रीजन यानी ऊपर वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। बड़ा भाई जो है ऊपर वाले रीजन में मिलता है और वहीं पे जहां जहां बड़ा भाई होगा उसी के बगल में तो NADP रिडक्टेज होगा, ठीक है। और सप्रेस्ड यानी दो थैलाक्वाइड के बीच में, यानी दो थैलाक्वाइड के बीच में PS2 मिलेगा, यानी सप्रेस्ड रीजन में छोटा भाई मिलेगा और अप्रेस्ड यानी ऊपर वाले सरफेस पे बड़ा भाई मिलेगा, यानी PS1 मिलेगा, ठीक है। स्ट्रोमा लैमिला जहां पे सिर्फ बड़ा भाई मिलता है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा पुल पे अकेले नहीं जाने देता है, छोटा भाई को नहीं जाने दे रहा है, पुल खतरनाक है, ये समझ लीजिए पुल है, कनेक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा भाई मिलेगा और सिर्फ बड़ा भाई मिलेगा, तो यहाँ नहीं, वहां पे PS2 नहीं होगा। जब PS2 नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे PS2 यहाँ पे काम नहीं कर रहा था क्योंकि सिर्फ फार रेड लाइट प्रेजेंट था, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सिर्फ 680 नैनोमीटर का लाइट था तो काम नहीं कर रहा था, क्या, PS2 काम नहीं कर रहा था, ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट, हाँ, तो यहाँ पे PS2 काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये रेड लाइट नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ फार रेड लाइट प्रेजेंट है। तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जा रहा है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टोमा लैमिला जहाँ पे सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ PS1 प्रेजेंट है तो NADP रिडक्टेज के साइड तो ये जाएगा ही ना, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास भेजेगा नहीं, वापस से प्लास्टोक्विनोन के पास भेजता है, तो यहाँ पे NADP रिडक्टेज का होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टोमा लैमिला में आप लोग जानिएगा कि सिर्फ PS1 ही प्रेजेंट होता है और इसीलिए वहां पे स्टोमा लैमिला में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और PS2 यहाँ पे सप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट है। और ग्रेना में क्या होता है, PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके डिफरेंस पे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। NADP प्लस यहाँ पे नॉन साइक्लिक, ठीक है, नॉन साइक्लिक मतलब आप लोग समझ सकते हैं, दो वर्ड है, ठीक है, नॉन और साइक्लिक, साइक्लिक है यानी एक ही वर्ड है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक से मतलब नॉन साइक्लिक से आप NADP H+H+ समझ सकते हैं और फोटो फॉस्फोराइलेशन जो कि ATP बनाता है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक में आप लोग देखिएगा प्रोडक्ट ATP और NADPH दोनों रिलीज होता है,
ठीक है। फोटो सिस्टम PS1 PS2 दोनों काम कर रहा है, दोनों लाइट प्रेजेंट है, O2 भी रिलीज हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, इसीलिए तो O2 रिलीज हो रहा है, और ग्रेना में हो रहा है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि सिर्फ PS1 के कारण हो रहा है, जिसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ATP, और ATP कैसे बनेगा, यही H+ तो डंप कर रहा है ना ल्यूमेन में, तो इसके थ्रू ATP बन जाएगा। ठीक है, तो ATP बन रहा है, सिर्फ PS1 है, एक ही लाइट प्रेजेंट है फार रेड, तो ही तो सिर्फ PS1 काम कर रहा है। नो O2 प्रोड्यूस, नो, क्योंकि पानी टूट ही नहीं रहा है, पानी को कौन तोड़ रहा है, तोड़ता है फोटो सिस्टम तोड़ता है। O2 यहाँ पे रिलीज हो ही नहीं रहा है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगा क्योंकि O2 रिलीज नहीं हो रहा है, और अकर इन स्ट्रोमा लैमिला में होता है, जो कि आप लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे देख ही चुके हैं, स्ट्रोमा लैमिला में हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नॉन साइक्लिक, साइक्लिक हो गया, या फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पे आते हैं। ये पहले डिस्कवर हुआ इसलिए फोटो सिस्टम 1 है, ये बाद में डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम 2 है। ये अप्रेस्ड पार्ट में, छोटा भाई है तो ये अप्रेस्ड यानी दबा हुआ पार्ट में होगा, ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होगा, या ठीक है, अप्रेस्ड, या फिर सॉरी, या फिर सप्रेस्ड भी बोल सकते हैं, मतलब सिंपल दबा हुआ पार्ट पे होगा PS2, और ऊपर वाले पार्ट पे होगा PS1। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला, ये बड़ा भाई जो है हर जगह पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बस ये ग्रेना में प्रेजेंट है, इसका 680 है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा है, इस वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये कौन सा फोटो सिस्टम 1 जो है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 जो है सिर्फ नॉन साइक्लिक में प्रेजेंट होता है। नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसके कारण O2 प्रोड्यूस होता है। इसमें फोटोलाइसिस ही नहीं होता है तो O2 कहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि PS2 रट लीजिएगा कि PS2 से ही O2 लिंक्ड है, तो PS2 होगा तो ही O2 रिलीज होगा। ठीक है, और PS2 NADP रिडक्टेज आर एब्सेंट इन स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला जो कि कनेक्टिंग लिंक था, जिसको हम लोगों ने पुल कहा, वहां पे सिर्फ बड़ा भाई प्रेजेंट था, ना PS2 छोटा भाई प्रेजेंट था, ना NADP रिडक्टेज प्रेजेंट था। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे, देखिए हाई H+ और लो pH इन ल्यूमेन। ल्यूमेन में हम लोग क्या देख रहे थे, ल्यूमेन में हम लोग क्या करे, प्लास्टोक्विनोन जो कि क्वीन थी, जो कि H एक्सेप्टर थी, वो क्या करे थी, स्ट्रोमा से H+ को लेके और साइटोक्रोम B6F जो था वो आगे डंप कर देता था ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में H+ एक्टिव डंपिंग ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, H+ का डंपिंग हो रहा है, इसके कारण हाई H+ है। दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से के कारण भी तो H+ रिलीज हो रहा है। इस फिगर में आप लोग देख रहे होइएगा, बहुत ऊपर चला गया, सॉरी। हाँ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, इस कारण से भी तो H+ रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन के साथ साथ। ठीक है, तो जिसके कारण वहां भी देखिए ये हर जगह H+ रिलीज हो रहा है, तो अंदर ये देखिए बाहर से भी H+ आ रहा है अंदर, और अंदर पानी टूटने से भी H+ बन रहा है, तो अंदर ल्यूमेन में H+ का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, और स्ट्रोमा में H+ का कंसेंट्रेशन घटते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है NADP के थ्रू, और ये प्लास्टोक्विनोन भी ले रही है। तो यही दो रीजन यहाँ पे है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने के कारण H+ का कंसेंट्रेशन हाई है ल्यूमेन में, ल्यूमेन अंदर वाले में। ठीक है, और एक्टिव डंपिंग हो रहा है स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, और स्ट्रोमा में पीएच हाई और H+ का कंसेंट्रेशन कम क्यों है, क्योंकि सबसे पहले सेम रीजन, स्ट्रोमा से भेज दिया जा रहा है ल्यूमेन में, तो स्ट्रोमा में कम होगा ही, और NADP रिडक्टेज भी H+ का यूज कर ले रहा है, जिसके कारण स्ट्रोमा में कम हो जा रहा है। अब याद कीजिएगा रेस्पिरेशन, अगर आप पढ़े होइएगा तो रेस्पिरेशन में क्या होता था, ये जो यहाँ पे जितना भी कॉम्प्लेक्स सब अटैच होता था, वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटोन को भेज देता था, प्रोटोन पंप कर देता था। ठीक है, तो वहां से अंदर के थ्रू ATP बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ल्यूमेन में बहुत ज्यादा H+ है, तो बाहर ल्यूमेन से थैलाकोइड से बाहर भेज देगा, वहां पे ATP बनने। आप यहाँ पे प्लेस गौर क्या कीजिएगा, बाहर की तरफ ATP बन रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ ATP प्रोडक्शन। ATP प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, प्लेस वेयर लो H+, स्ट्रोमा में H+ कम था तो वहीं पे ATP बन रहा है। इस द ATP प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, उस जगह पे जहाँ पे H+ का कंसेंट्रेशन कम है। ठीक है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये कुछ है नहीं, हम लोग सारी चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में स्टेप वाइज दिया हुआ था, इसीलिए बस एक बार मैंने इसको एग्जैक्ट उसी तरीके से लिख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। ठीक है, और लाइक इन रेस्पिरेशन, जिस तरह रेस्पिरेशन में भी ये वाला टॉपिक पढ़ना होता है, तो रेस्पिरेशन में जिस तरीके था वो उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में भी ATP सिंथेसिस जो होता है वो लिंक्ड होता है किससे, प्रोटॉन ग्रेडियंट से। प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP सिंथेसिस, ATP का बनना प्रोटॉन ग्रेडियंट से लिंक्ड होता है। ठीक है, अब स्टेप दैट कॉज प्रोटॉन ग्रेडियंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे, यानी ग्रेडियंट मतलब समझ रहे हैं, दो समझ सकते हैं, जैसे
डिफरेंस, प्रोटॉन का डिफरेंस कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो एक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द ल्यूमेन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आप लोग समझ सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से अंदर H+ रिलीज हो रहा था, फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन से प्लास्टोक्विनोन से B6 से फिर से PC यानी जिगजैग जिगजैग हो रहा था, जिसके कारण इनर्जाइज्ड हो रहा है पूरा कॉम्प्लेक्स सब, ठीक है। फिर NADP रिडक्टेज भी क्या कर रहा है, H+ को रिमूव कर रहा है, जो कि हम लोग सब पढ़ चुके हैं, जिसके कारण अंदर ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रोमा में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो पानी का टूटना, ठीक है, एक्टिव डंपिंग, यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कैरियर, ठीक है, पानी का टूटना, अंदर ल्यूमेन में H+ ज्यादा, एक्टिव डंपिंग ल्यूमेन में H+ ज्यादा, NADP रिडक्टेज क्या किया, स्ट्रोमा से H+ निकाल दिया। तो ये सब क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, कहीं पे प्रोटॉन ज्यादा तो कहीं पे प्रोटॉन कम, इसी को ग्रेडियंट बनना कहेंगे, ठीक है। तो कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर एक मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही ना क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि इस मेम्ब्रेन के आगे अगर प्रोटॉन ज्यादा है, इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन कम है, यानी दो कंसंट्रेशन का, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आना प्रोटॉन ग्रेडियंट कहा जाता है। तो एक मेम्ब्रेन वहां पे इंपॉर्टेंट होगा ही, प्रोटॉन पंप होना जरूरी है, जो कि एनर्जी यूज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि प्रोटॉन पंप जो है एनर्जी यूज करता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप यूजेज एनर्जी, ठीक है, प्रोटॉन पंप यूजेज एनर्जी, ठीक है। एक फिर से प्रोटॉन ग्रेडियंट होना जरूरी, जो कि अभी ये सारे स्टेप से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। फिर से एटीपी सिंथेसिस आपको याद होगा क्या, कि एटीपी सिंथेसिस किसको कहते हैं, F0 और F1 को एटीपी सिंथेसिस कहते हैं उसी का, यानी ये चार चीज, तीन स्टेप और ये चार चीज कीमोस्मोसिस में रिक्वायर होता है, ठीक है। और कीमोस्मोसिस में एक और चीज था कि 4H+ मिलके एक एटीपी बनाएगा, 4H+ मिलके एक एटीपी बनाएगा, कितना, एक एटीपी 4H+ मिलके, ठीक है। ये वाला बात भी आप लोग याद रखिएगा, वो इसी के अंदर आता है। अब आते हैं हम लोग सिंथेटिक फेज, ठीक है, डार्क रिएक्शन भी जिसको कहा जाता है, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब इसी का नाम है, ठीक है। सिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तो है, लेकिन वो जो स्टार्टिंग में लाइन लिखा हुआ था, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसीलिए लाइट इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली लाइट के डिपेंडेंट नहीं है, ठीक, ठीक है। अब केल्विन साइकिल पे देखते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल क्या कह रहा है, ये अलग अलग नाम सब केल्विन साइकिल का ही है, ठीक है। केल्विन साइकिल क्या कहता है, तीन स्टेप होता है केल्विन साइकिल में। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन होता है, फिर से होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर से रिडक्शन होता है, फिर रिजनरेशन होता है। आगे आगे एक एक करके स्टेप देखते हैं। केल्विन साइकिल में क्या हो रहा है, ये सब किस में हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है रूबिस्को, ठीक है, और एक राइबोल्यूज बिसफॉस्फेट, ऐसे इसको सबस्ट्रेट भी मान सकते हैं, ठीक है। एक सबस्ट्रेट भी पहले से प्रेजेंट होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, 2 फॉस्फेट टर्मिनल पे लगा होता है, 5 कार्बन कंपाउंड है। RuBP एक सबस्ट्रेट है, और आरयू रूबिस्को एक एंजाइम है, दोनों प्रेजेंट रहता है किसमें, स्ट्रोमा में, सॉरी। अब जैसे ही CO2 स्ट्रोमाटा के थ्रू अंदर आता है, रूबिस्को क्या करता है, कार्बन फिक्सेशन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फिक्सेशन करता है RuBP में अटैच करके। RuBP ये CO2 को ऐड करके अपने आप 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है, और अनस्टेबल होता है और दो चीज में टूट जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी कह सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसीलिए तीन तीन में, यानी दो कंपाउंड में, दो पीजीए के कंपाउंड में टूट जाता है, जो कि स्टेबल होता है, ठीक है। यानी ये कार्बन का फिक्सेशन हुआ, कार्बन यहाँ पे आया और अपने काम में लग गया, ऐसे समझ सकते हैं, आया और एक कंपाउंड में फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन फिक्सेशन, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। ये अनस्टेबल था, इसीलिए दो स्टेबल कंपाउंड पीजीए में टूट गया, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसका केल्विन साइकिल का 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब आपको ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप याद होगा, जब ये G3P यानी PGL बन जाता है, फिर 1,3-BPG बनता है, फिर 3PG बनता है, ये वही 3PG है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वही 3PG है, याद रखिएगा, जो यहाँ पे ये फर्स्टिंग स्टेप पे बना, ठीक है। ये फर्स्टिंग स्टेप में जो बना ये वही 3PG है, ठीक है, ठीक है। तो 3PG से 1,3-BPG,
फिर से G3P यानी PgAl, ये वाला रिएक्शन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ATP रिलीज हुआ था, NADPH+H+ रिलीज हुआ था, तो यहाँ पे ये दोनों लगेगा। 3Pg से 13BPG में जाने में ATP लगेगा, फिर से 13BPG से G3P में NADPH रिलीज हुआ था, तो यहाँ पे लगेगा, और इस स्टेप को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इस स्टेप को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये 3Pg यानी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3Pg उसी को कहते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट कंपाउंड बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। RuBP जो एक कंपाउंड था, रूबिस्को के मदद से कार्बन का फिक्स हो गया उसमें, ठीक है, लेकिन चूंकि अनस्टेबल था तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, PGA का दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है। एक PGA को ATP देंगे, फिर वो 13BPG में कन्वर्ट होगा, फिर से G3P यानी PGAl में कन्वर्ट होगा, ठीक है। NADPH+H+ यहाँ भी यूज होगा। दो PGA, एक में एक ATP और एक NADPH लग रहा है, तो दो में कितना लगेगा, तो दो ATP दो NADPH+ बनेगा, ठीक है। और ये PGAl जो यहाँ पे बन गया है, ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, और एक मॉलिक्यूल जो PGAl का यानी G3P का जो बना हुआ है, बचा हुआ है, ये वापस से ATP का यूज करके रीजनरेशन ऑफ RuBP में चल जाएगा, ये ठीक है। ये 3 कार्बन जो कंपाउंड है, ये रीजनरेशन ऑफ RuBP में, RuB एक यूज हो गया तो उसका बनना भी तो जरूरी है, उसके रीजनरेशन में चला जाएगा। तो फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, एक CO2 के मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक CO2 के मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को क्या क्या लगा, एक टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, और एक टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में क्या क्या लगा, एक टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में हम लोग को लगा एक RuBP एज अ सबस्ट्रेट लगा, एक RuBP, 3 ATP, 2 ATP यहाँ पे और एक ATP रीजनरेशन में, ठीक है। 3 ATP लगा और 2 NADPH+H+ लगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये सारा इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये सारे चीज देख लेना है एक बार, गौर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक CO2 के लिए एक RuBP रिक्वायर्ड है और एक साइकिल रिक्वायर्ड है, लेकिन एक साइकिल में 3 ATP यूज हो रहा है, दो केल्विन साइकिल में, और सॉरी 3 ATP यूज हो रहा है, दो रिडक्शन में और एक रीजनरेशन में, ठीक है। और 2 NADP यूज हो रहा है, दोनों का दोनों रिडक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। अगर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल का हम लोग को अगर फिक्स करना होता, अगर बोला जाता है 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को फिक्स करो, तो 6 साइकिल, 6 RuBP सबस्ट्रेट, तो ATP 6x3 हो जाता, और NADPH 6x2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको सेम प्रोडक्ट के बेसिस पे भी पूछ सकता है, ठीक है। ग्लूकोज बनाने के लिए बोल दे 3G3P यानी जो कि जिसका एग्जांपल हम लोग देखे भी, 3Pg यानी PGL बनाने को या ग्लूकोज या सुक्रोज बनाने को कह दिया जाए, तो ये सब बना सकते हैं। कैसे, आपको प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में कितना कार्बन है। अगर प्रोडक्ट में 6 कार्बन है तो 6 साइकिल यानी 6 RuBP, ठीक है। और 6 RuBP यानी 6 साइकिल, 6 केल्विन साइकिल, और 6 केल्विन साइकिल यानी 3 ATP यानी 6x3 ATP 6x2 NADPH, ठीक है। अब केल्विन साइकिल ये आप एक बार देख लीजिएगा, सब एक बार रिवाइज करके। अब केल्विन साइकिल फर्स्ट डिस्कवर्ड है मेल्विन केल्विन, एल्गी में फोटोसिंथेसिस एल्गी में ये डिस्कवर किए थे, रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का यूज करके। 3 स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन जो मोस्ट क्रूशियल है, रिडक्शन, रीजनरेशन। केल्विन साइकिल अकर इन ऑल प्लांट, चाहे वो आगे हम लोग देखेंगे C3 हो या C4 प्लांट हो, हर में केल्विन साइकिल होता ही है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है। 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर 3 ATP 2 NADPH। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, RuBP का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। RuBP, सॉरी रूबिस्को, RuBisco, रूबिस्को, ये जो इंजाइम यूज हुआ है उसका फुल फॉर्म है, रूबिस्को का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये रूबिस्को का राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी ऑक्सीजनेज कहने का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होता है, CO2 के साथ भी कंबाइन होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द प्लैनेट है रूबिस्को, कैन कंबाइन विथ CO2 एंड O2, दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, इसलिए दोनों नाम वैसा है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, अब CO2 के साथ या O2 के साथ किसके साथ आखिर कंबाइन करेगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट इट्स एफिनिटी, बट अपना उसका जो चाहत होता है वो ज्यादा होता है CO2 के टुवर्ड्स। ये कैसे देखते हैं, अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रूबिस्को वर्क्स एज कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज के एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देगा। अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। अगर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, ठीक है। कैसे फिक्स करता है ये? एक तरीके से देख सकते हैं, एक एंजाइम है जो कि एक सबस्ट्रेट को पकड़ा और यहाँ पे एक और दूसरा सबस्ट्रेट O2 या CO2 लगेगा तो ये प्रोडक्ट बना देगा। अगर CO2 आके यहाँ पे CO2 आके लग गया तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या मिल रहा था? एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा था 6 कार्बन का, फिर एक स्टेबल प्रोडक्ट 3 PGA मिल रहा था 3 कार्बन का, ठीक है। तो वापस अपने यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। तो रुबिस्को वर्क है ऑक्सीजनेज, अगर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, लेकिन अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो ये इसका ज्यादा एफिनिटी किसके टुवार्ड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के टुवार्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर अगर नॉर्मल है 25 से 20 डिग्री सेल्सियस है तो स्टोमाटा भी क्लोज रहेगा, तो ऑक्सीजन भी जाएगा, रिलीज होगा और CO2 भी अंदर आएगा। लेकिन अगर वही टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, O2 आगे नहीं जा पाएगा, जिसके कारण अंदर में O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगेगा, यानी ऑक्सीजन को फिक्स करने लगेगा। उसी प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक वेस्ट प्रोसेस होता है जिसमें लॉस ऑफ ATP और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो C3 प्लांट हाई टेम्परेचर फेस करता है, जिसके कारण अपने वाटर स्टोमाटा को क्लोज कर देते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, जिसके कारण O2 बाहर नहीं जा पाता है और CO2 अंदर नहीं आ पाता है, जिसके कारण O2 का कंसेंट्रेशन अंदर बढ़ता चल जाता है, एक्मुलेट होने लगता है और इंड्यूस फोटो ऑक्सीडेशन, और अंदर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ लीफ हो जाता है। टू प्रोटेक्ट लीफ फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज, रुबिस्को कंबाइंड विथ, अब O2 का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगा तो लीफ का फोटो ऑक्सीडेशन यानी लीफ जलने लगेगा, लेकिन लीफ जले ना इसके लिए रुबिस्को O2 के साथ कंबाइन करके एक, जो कि ये बचा तो रहा है लेकिन एक ऐसे वेस्ट प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें ATP का लॉस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, अनमेटाबॉलिक वेस्ट भी इसमें प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन भी देखते हैं कैसे। CO2 आ नहीं पाया, स्टोमाटा क्लोज हो गया तो O2 जा नहीं पाया और CO2 आ नहीं पाया, ठीक है। तो RUBP जो है O2 के साथ मिलके रुबिस्को के मदद से एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड में, और वो फिर से 2 में टूट जाएगा, एक PGA और एक 2 कार्बन कंपाउंड। तो इसमें चूंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C2 साइकिल यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसको फोटो से रेस्पिरेशन भी कहते हैं, लेकिन 2 कार्बन कंपाउंड सबसे पहला है, स्टेबल है, इसीलिए C2 साइकिल भी कहते हैं। इसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट इसका नाम है। ये एक टॉक्सिन है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पेरोक्सिसोम एक ऑर्गेनेल होता है जिसमें भेजा जाता है, ठीक है। इसका टॉक्सिन का नाम क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। अब वापस से एक जो 3 PGA बचा हुआ है वो वापस से रीजनरेशन में चला जाता है, तो रीजनरेशन में गया तो ATP का तो यूज होगा ही ना, ATP का यूज होगा ही ना, फिर से यहाँ पे अभी आगे इसमें CO2 रिलीज भी होता है, ठीक है। ये जब फॉस्फोग्लाइकोलेट को आगे आप लोग क्या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जब आप भेजिएगा तो इसमें से CO2 रिलीज भी होता है, ठीक है, और ये एक टॉक्सिन बनाता है, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। नो ATP प्रोड्यूस, इसमें कोई ATP प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ATP का उल्टे वेस्ट ही हुआ है, कोई ग्लूकोज नहीं बना है, CO2 ऑक्सीजन का यूज ही कर लिया है और CO2 प्रोड्यूस होता है फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट में, ठीक है। ये हो गया फोटो रेस्पिरेशन का बात। अब हम लोग देते हैं C3 प्लांट। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हुआ, अगर स्टोमाटा क्लोज हो गया तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा और फोटो रेस्पिरेशन हुआ, लेकिन C4 प्लांट में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में मेसोफिल और बंडल से 2 टाइप का सेल पाया जाता है, ठीक है। और रुबिस्को जो होता है बंडल सीथ, रुबिस्को इज प्रेजेंट इन बंडल सीथ सेल, बंडल सीथ के सेल में रुबिस्को पैक रहता है, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है नहीं क्रॉस कर पाता है बंडल सीथ के मेम्ब्रेन को। बंडल सीथ का जो मेम्ब्रेन होता है विच इज इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परमिएबल है। O2 का एंट्री नहीं हो पाएगा, O2 का एंट्री नहीं होगा तो रुबिस्को के पास O2 नहीं जाएगा, जब रुबिस्को के पास O2 नहीं जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और लार्ज और बंडल सीथ के पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और बंडल सीथ के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी कम होता है, ठीक है। तो ये थिक सेल होता है, ये याद रखिएगा, थिक सेल होता है और बिग सेल होता है। थिक सेल, बिग सेल एंड इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। रुबिस्को चूंकि इसमें प्रेजेंट होता है और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो O2 इसके पास जा नहीं पाता है, तो फोटो रेस्पिरेशन हो नहीं पाता है, ठीक है। अब ये C4 मैकेनिज्म, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है आखिर और ये किस में होता है, तो सबसे पहले मेज और सोरगम में होता है, ठीक है। मेज और सोरगम में ये होता है, पानी आया, पानी से O2 बना, ठीक है, CO2 भी अंदर आ, मान लीजिए CO2 भी अंदर है,
और O2 भी अंदर है, ठीक है, O2 भी अंदर है, तो दोनों एक दूसरे से बंडल स्थिति में जा नहीं पाएगा क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए बना नहीं है, ठीक है। तो CO2 जो है वो वाटर के कंबाइन करके इस का ये कार्बोनेट आयन बना लेता है, ठीक है, कार्बोनेट आयन बना लेता है। और पिप ये जो है देखिए ये मीसोफिल का सेल है, ये बंडल स्थित का सेल है, इसका अरेंजमेंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये पिप है, ठीक है। पिप इसमें मेसोफिल सेल में पहले से रहता है एज अ सबस्ट्रेट। C3 साइकिल जो आप लोग देखे थे उसमें कौन सा सबस्ट्रेट पहले से था, RuBP सबस्ट्रेट था, यहाँ पे पिप सबस्ट्रेट पहले से है, ठीक है। वो कार्बोनेट के साथ मिलके 4 कार्बन कंपाउंड बना लेगा OAA, उसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर से, या एस्पार्टिक एसिड, एनसीईआरटी में दोनों लिखा हुआ है मैलिक और एस्पार्टिक। मैलिक एसिड यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है बंडल स्थित सेल में, बंडल स्थित सेल में जाएगा, वहां पे CO2 रिलीज कर देगा, फिर से कैल्विन साइकिल यानी 3 ATP और 2 NADPH वापस से वहां पे अपना यूज होगा और कैल्विन साइकिल रन कर जाएगा। ये मैलिक एसिड जैसे ही CO2 रिलीज करेगा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आएगा, पायरुवेट पिप में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 ATP का यूज करेगा। लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फिर से याद कीजिए, अगर पिप पायरुवेट में हो रहा था और यहाँ से ATP एक रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा जा रहा है, पायरुवेट से पिप बन रहा है और यहाँ पे एक ATP यूज हो रहा है, लेकिन एक ATP जा रहा है, फिर ADP भी AMP में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ATP जा रहा है AMP में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसको एक ATC AMP में कन्वर्जन कंसीडर एट 2 ATP के बराबर इसको माना जाता है, ठीक है। यानी पायरुवेट को पेप में कन्वर्ट होने में 2 ATP यूज हुआ, लेकिन पेप को पायरुवेट कन्वर्ट जो कि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 1 ATP यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ATP, यहाँ पे 2 ATP, तो आप लोग देखिएगा इन C4 मैकेनिज्म फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, 3 ATP कैल्विन साइकिल के लिए, रीजनरेशन ऑफ पेप के लिए 2 ATP और NADPH फॉर कैल्विन साइकिल, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट इसका होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जा नहीं पा रहा है, लेकिन CO, हम ये सारा तमाशा क्यों किए, CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए, CO2 ट्रांसपोर्ट किया मैलिक एसिड के थ्रू, वहां पे जाके रिलीज हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट होकर वापस आ गया, पायरुवेट पेप में कन्वर्ट हो गया 2 ATP यूज करके, ठीक है। ये C4 पाथवे जो है हैच एंड स्लैक के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए हैच एंड स्लैक पाथवे कहा जाता है। 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। पहले तो OAA बोला जाता है, OAA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है OAA, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C4 मैकेनिज्म भी कहते हैं। C4 ये OAA बाद में मैलिक नहीं तो एस्पार्टिक में चेंज हो जाता है, ये मैलिक नहीं तो एस्पार्टिक में चेंज हो जाता है, वही कह रहा है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आया, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट में और PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जुड़ के फिक्स हो गया एज अ C4 एसिड। C4 एसिड यहाँ पे कौन सा है, OAA, और मैलिक में या एस्पार्टिक में कन्वर्ट होकर ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन CO2 का रिलीज हो गया, यहाँ पे कैल्विन साइकिल रन कर गया, और C3 साइकिल जिसको हम लोग यहाँ पे पायरुवेट कहे हैं वो वापस से आया और रीजनरेट हुआ और रीजनरेट होके पेप में वापस से बदल गया। ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मीजोफिल सेल है, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है बिटवीन बंडल शीथ एंड मीजोफिल सेल, ठीक है। बंडल शीथ सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ये हैच एंड स्लैग पाथवे है। अब आते हैं क्रेंज एनाटोमी C4 पाथवे। ये जो बंडल शीथ सेल जो है ये वस्कुलर बंडल को चारों तरफ से घेरा रहता है, ये बीच में देखिए जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम है, साइड से बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल में ही क्या है, रूबिस्को है, ठीक है, रूबिस्को एंजाइम है, और बाहर से क्या है, मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में क्या है, पेप्टिकेज है। O2 जैसे यहाँ पे पानी से बनेगा तो O2 अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन पेप्टिकेज बाइकार्बोनेट से जुड़ के अंदर आ सकता है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। क्रेंज का मतलब होता है विड्थ या रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। बंडल शीथ में फॉर्म सेवरल लेयर, यहाँ पे बंडल शीथ सेवरल लेयर भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है, वाई फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। C4 क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों एब्सेंट है, क्योंकि इसके पास स्पेशल मैकेनिज्म है जहाँ पे मैलिक एसिड ऑफ मीजोफिल ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, मैलिक एसिड ब्रेकडाउन इन बंडल सेल, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है बंडल सेल में, जहाँ पे ब्रेकडाउन होके वहां पे CO2 एंजाइम के साइड पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइड, जहां पे रूबिस्को प्रेजेंट है वहां पे जाके मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेट हो रहा है और वहां पे CO2 रिलीज हो रहा है। एज अ रिजल्ट रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजन की तरह उसको वर्क करने का जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं।
अब पेपकेज जो कि कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल में होता है, उसका होता है पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज। ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज, इसमें ऑक्सीनेज वाला एक्टिविटी नहीं होता है, डू नॉट हैव ऑक्सीनेज एक्टिविटी, यानी ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं सकता है। तो ये ठीक ही है ना कि मेसोफिल में ऑक्सीजन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करेगा। एक और क्वेश्चन है कि C4 प्लांट आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन बट दे आर एब्सेंट इन टेम्परेट। ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और रात में भी ज्यादा ही रहता है, और टेम्परेट रीजन में दिन में तो ज्यादा होता है लेकिन रात में काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो C4 प्लांट जो है सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है, क्योंकि C4 के पास अपना विधि व्यवस्था होता है हाइयर टेम्परेचर के लिए। कैसे? अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर C4 का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, उसका स्टोमाटा क्लोज भी हो गया, तो उसका स्टोमाटा क्लोज भी हो गया, तो वो अपने अंदर एज अ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन वो CO2 को स्टोर पहले से रखा हुआ है। ठीक है, पेपकेज की मदद से वो बाइकार्बोनेट के थ्रू के रूप में CO2 को स्टोर करके रखा है। तो अगर हाई टेम्परेचर के कारण स्टोमाटा क्लोज भी हो जा रहा है तो उसके पास CO2 है केल्विन साइकिल रन करवाने के लिए। ठीक है, इसीलिए C4 साइकिल हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। ठीक है, उसके पास अपना विधि व्यवस्था है रीजन। और ये रात और टेम्परेट रीजन में क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि पेपकेज कोल्ड सेंसिटिव होता है, रात में अगर टेम्परेचर ज्यादा गिर जाएगा तो वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब देते हैं C3 C4 साइकिल में रूबिस्को प्रेजेंट किस में होता है। C3 में मीजोफिल में प्रेजेंट होता है, लेकिन C4 में बंडल स्थित में। कैल्विन साइकिल में कैल्विन साइकिल C3 में कहाँ रन करता है, मीजोफिल, लेकिन इसमें बंडल स्थित में। कैल्विन साइकिल सब में, दोनों में दिन में ही काम करता है। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन जो इंजाइम सब है वो लाइट पे डिपेंड, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट वाला पॉइंट आप लोग याद करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इनिशियल CO2 फिक्सेशन से CO2 कहाँ पे फिक्स हो रहा है, दोनों में C4 और C3, दोनों में C4 C3 और C4 दोनों में मीजोफिल में ही फिक्स होता है। ठीक है, अब और CO2 फिक्सेशन टाइम दिन में ही होता है, क्योंकि कैल्विन साइकिल भी तो दिन में चलता है। फिक्सेटिंग एंजाइम कौन है, रूबिस्को। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा रूबिस्को है, लेकिन C4 वाले में, C4 वाले में आप लोग देखिएगा, याद होगा C4 वाले में मीजोफिल में सबसे पहले पेप्टिकेज कार्बन को फिक्स करता है, फिर बंडल शीथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वहां पे रूबिस्को करता है फिक्स। ठीक है, यानी फाइनली रूबिस्को, इनिशियली पेप्टिकेज। CO2 फिक्सेसिंग सबस्ट्रेट, इसमें RUBP है, इसमें पेप है इनिशियली, बाद में RUBP है। ठीक है, CO2 फिक्सेटिंग प्रोडक्ट क्या है, इसमें 3PGA और इसमें OAA बना। इसमें फोटो रेस्पिरेशन हो पाता है क्योंकि बंडल शीट सेल प्रेजेंट नहीं है, इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि बंडल शीट सेल प्रेजेंट है। अब आते हैं लास्ट में, ये वापस से ये वाला इतना जो सर का अच्छा था तो वापस से मैंने ले लिया। फोटो रेस्पिरेशन C2 पाथवे, जिसको जो C3 प्लांट में ही होता है, जब O2 का कंसेंट्रेशन या CO2 का कंसेंट्रेशन कम कब होगा, जब स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, उस वक्त ये वेस्ट प्रोसेस है, कोई ATP या NADPS बनता नहीं है, CO2 फिक्स नहीं होता है, उल्टे रिलीज हो जाता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए लॉस प्रोसेस कहा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का किस किस टाइप का फैक्टर इफेक्ट करता है, इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आएगा। जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल, कोई ज्यादा ग्रोथ कर लिया है, जिसका जेनेटिक ही वैसा है वो ज्यादा यील्ड करेगा, जाहिर सी बात है। जिसका जेनेटिक कमजोर है, ज्यादा ग्रोथ नहीं किया, वो कम यील्ड करेगा। ठीक है, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, हम लोगों ने बात किया C4 में इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, अगर स्टोमाटा बंद भी हो गया तो वो एज अ बाइकार्बोनेट स्टोर करके रखा हुआ है C4 प्लांट, तो इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन C4 का ज्यादा होता है, तो C4 कैन स्टोर CO2 एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बाइकार्बोनेट, सॉरी, बाइकार्बोनेट पानी, सॉरी जितना भी मैंने बोला, बाइकार्बोनेट पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बाइकार्बोनेट में टूट जाता है, लेकिन बाइकार्बोनेट एट फाइनली पेपकेज के थ्रू, पेप से मिलके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ही ना स्टोर होता है। ठीक है, इसीलिए C4 प्लांट का इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसका यील्ड भी ज्यादा हो सकता है, नंबर ज्यादा होगा लीफ का तो यील्ड ज्यादा होगा, साइज लीफ का ज्यादा होगा तो यील्ड ज्यादा होगा। अगर एडल्ट पेड़ है, अगर पेड़ बच्चा है या बूढ़ा है तो भी यील्ड कम होगा, लेकिन पेड़ अगर जवान है तो यील्ड ज्यादा होगा। ओरिएंटेशन, अगर लीफ का ओरिएंटेशन सही है, लाइट की तरफ ज्यादा है, यानी जहाँ पे स्टोमाटा ज्यादा है और लाइट की तरफ है, अगर सही से ढका हुआ नहीं है, लाइट अगर ज्यादा है
तो यील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर, लाइट, वाटर और एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, 4 एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन। यहाँ पे H2O पानी देखते हैं, पानी कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। पानी रेट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे? ये दूसरे फैक्टर को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। कैसे? अगर पानी कम होगा, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है ताकि पानी लॉस ना हो, लेकिन जब स्टोमाटा क्लोज हो गया तो CO2 भी तो अंदर नहीं आ पाएगा, तो CO2 कम हो जाएगा, यानी ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। और अगर पानी कम है, ठीक है, अगर पानी कम है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, पानी कम है तो लिफ कर्ल हो जाएगा, लिफ पानी कम है तो स्टोमाटा भी क्लोज हो सकता है, ज्यादा कम है तो कर्ल भी हो जाएगा, ठीक है, कर्ल भी हो जाएगा। और जब कर्ल हो जाएगा तो लाइट कम फॉल करेगा, जिसके कारण फिर से फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली नहीं अल्टर करता है, अफेक्ट करता है, लेकिन अदर फैक्टर के थ्रू ये अफेक्ट कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइट और CO2 कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का उतना सही से नहीं लिखा हुआ था, बस पानी का लिखा हुआ था। और एक ब्लैकमैन लॉ है जो कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि सबको पता ही होगा कि रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है, जिसका क्वांटिटी मिनिमम होगा विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। सॉरी, अब हम लोग आते हैं लाइट वाले पोर्शन पे, ठीक है। लाइट कैसे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको CO2 फिक्सेशन रेट भी कहा जा रहा है, लाइट इंटेंसिटी से इनिशियली स्टार्टिंग में जब इंटेंसिटी कम होता है तो लीनियर रिलेशन है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, जस्ट सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य निकल रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। 11 बजे के बाद लाइट और नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, लाइट उतना ही बढ़ सकता है, ठीक है, तो लाइट उतना ही बढ़ सकता है। तो अब उस टाइम पे एट हायर इंटेंसिटी, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग हो जाता है, ठीक है, अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगा। जैसे लाइट सुबह में कम था तो लाइट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही लाइट का कंसंट्रेशन मैक्स हुआ, अब कोई भी चीज अगर आप ज्यादा मान लीजिए आप पढ़ सकते हो, अगर जैसे आपके पास अगर स्टडी रूम होता तो आप पढ़ सकते थे। आप कहते हैं कि अगर मेरे पास स्टडी रूम होता, टेबल चेयर होता है, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास टेबल चेयर ला दिया गया, तो आप अब दिन भर थोड़ी पढ़िएगा, अब आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अब आपका बैक पेन हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन हो सकता है, अब आपका मन ना लगे, ये हो सकता है अगर लिमिटिंग फैक्टर। पहले तो लिमिटिंग फैक्टर क्या था, अगर टेबल चेयर नहीं था, स्टडी रूम नहीं था, तो पहले लिमिटिंग फैक्टर स्टडी टेबल था, स्टडी रूम था। लेकिन जैसे ही वो मिला, अब आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन हो गया, आपका बैक पेन हो गया। तो इन सब, तो वही बोल रहा है, एट हायर इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी पूरा पर्याप्त मिलने लगा तो अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर लिमिटिंग कर जाएगा। लाइट सेचुरेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, अगर सनलाइट का ना 10% भी अगर प्लांट को मिल जाता है ना, तो सेचुरेशन वहीं पे हो जाता है। इसीलिए लाइट जो है रेयरली लिमिटिंग होता है, एक्सेप्ट फॉर डेंस फॉरेस्ट। जो शैडो में पाया जाता है जो प्लांट, और फॉरेस्ट में, घने फॉरेस्ट में पाया जाता है, उसके लिए लाइट लिमिटिंग होता है, लेकिन एज अ जनरली देखा जाए तो लाइट रेयरली लिमिटिंग होता है, ठीक है। और फर्दर इंटेंसिटी को और जबरदस्ती आप इंक्रीज करेंगे तो क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा। CO2 कंसंट्रेशन जो होता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्यों? क्योंकि एटमोस्फेयर में पहले से 0.03% से 0.04% एटमोस्फेयर में, लेकिन अगर उसका हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं अप टू 0.05% तक, तो CO2 फिक्सेशन रेट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। पहले ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि एटमोस्फेयर में बहुत पहले से कम है, अगर उसको इंक्रीज किया जाता है 0.05% तक, तो CO2 फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब लाइट ही लिमिटिंग होगा, यानी सुबह में अगर लाइट लिमिटिंग होगा, तो दोनों C3 और C4 प्लांट दोनों के लिए CO2 कितना भी अगर ज्यादा कर दीजिए, CO2, अब सोच रहे हैं सुबह का टाइम है, CO2 कंसेंट्रेशन हम एकदम ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने लगेगा, तो नहीं, वो उस जगह पे लाइट ही अगर लिमिटिंग है तो उसको CO2 के कंसेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दिन हो गया, दोपहर हो गया, अब लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, तो उस जगह पे अगर आप CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कीजिएगा, तो दोनों प्लांट C3 C4 दोनों रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन कब तक, अप टू 0.05 कंसेंट्रेशन तक, ठीक है। C4 प्लांट जो होता है सेचुरेट करता है 360, इस कॉन्सेंट्रेशन का लेवल हुआ, ठीक है, 360 पे, और इसको इसका यूनिट MM ऑफ Hg भी लिख सकता है, ठीक है।
MMOF इतना 360 पे सेचुरेट होता है, और C3 प्लांट जो होता है वो सेचुरेट करता है 4 ये सॉरी पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी ppm, 360 ppm और 450 ppm, मैंने गलत बोल दिया पहले, ठीक है। ये 360 ppm एंड 450 ppm पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन का लेवल है। अगर C4 प्लांट कम पे ही कॉन्सेंट्रेट सेचुरेट कर जा रहा है, क्यों कम पे ही सेचुरेट क्यों कर जा रहा है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि OAA के रूप में वो पहले से स्टोर करके कार्बन डाइऑक्साइड रख सकता है, लेकिन C3 में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है स्टोर करने का, तो उसका सेचुरेशन पॉइंट 450 ppm होता है, ठीक है। इसीलिए CO2 जनरली ज्यादातर लिमिटिंग होता है, किसके लिए लिमिटिंग होता है, C3 प्लांट के लिए ज्यादातर CO2 लेवल लिमिटिंग होता है। हमारे कंसंट्रेशन में जो CO2 लेवल इज एट करेंट सिचुएशन, हमारे करेंट एटमॉस्फेयर में जो CO2 का लेवल है वो लिमिटिंग है किसके लिए, C3 के लिए, ठीक है। इसीलिए इट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन। इसीलिए अगर C3 और C4 प्लांट है, तो अगर वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो C3 ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। C3 ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा हायर CO2 कंसंट्रेशन के टुवर्ड, और इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगा। C3 ग्रीन हाउस क्रॉप, जैसे ग्रीन हाउस क्रॉप क्यों कहा गया, क्योंकि CO2 का यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, तो ज्यादा सही ग्रीन हाउस क्रॉप हुआ ना। तो C3 प्लांट का यहाँ पे टोमेटो एंड बेल पेपर एग्जांपल दिया हुआ है। टेम्परेचर क्या होगा, डार्क रिएक्शन बिंग इंजाइमेटिक मोर अफेक्टेड, डार्क रिएक्शन जो होता है टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में इंजाइम होता है, डार्क रिएक्शन में चूंकि इंजाइम होता है और इंजाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए डार्क रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर डार्क रिएक्शन पे ज्यादा इफेक्ट करता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 का ज्यादा होता है। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि C4 के पास स्टोमाटा क्लोज होने के बाद भी उसके पास मैकेनिज्म है OAA की तरह CO2 को स्टोर करके रखना। तो अगर स्टोमाटा क्लोज भी हो जाएगा तो उसके पास अपना विधि व्यवस्था है हायर टेम्परेचर के लिए। तो C4 का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो हायर है, वो ज्यादा टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, लेकिन C3 का कम होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, और H2O तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं। तो इसके साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा चला गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू।